नमस्कार साथियों, आज फिर से मैं मनु जोशी आपके साथ जुड़ रहा हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। जो पीछे विगत दशहरे के बाद से नवरात्र ख़त्म होते हैं ना, तो उसके बाद दशहरा आता है, जिसको हम दशमी बोलते हैं। तो उस दिन दुर्गा पूजा में जो मूर्ति होती है उसका विसर्जन होता है। उस विसर्जन को लेकर आपने इससे पहले कभी इतना ज़बरदस्त बवाल देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, जितना मेरा जीवन है अभी तक का। मैंने तो नहीं सुना। आपने कहीं सुना हो तो मुझे इनबॉक्स में या मुझे मेरे लिंक में आप बता दीजिएगा। तो हुआ क्या कि पुलिस एक रूट तैयार करती है कि किस रूट से दुर्गा विसर्जन होकर जाएगा, निकलेगा। तो वो रूट चिन्हित क्यों नहीं किया गया कि वो दुर्गा विसर्जन में जो मूर्ति है वो विसर्जन के लिए किस रूट से जाएगी। पहले तो उसका चिन्हितकरण होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें लगता है कि लापरवाही बरती गई है और बड़े अफसरों को छोड़कर छोटे अफसरों पर गाजगिरी है बहराइच के दंगों की। दंगा शुरू कैसे होता है? जब बहराइच में महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में जब वो कारवां दुर्गा मूर्ति के साथ गुजर रहा है तो वहाँ डीजे बज रहा था। तो डीजे को लेकर विवाद हुआ। बताया जाता है कि दूसरी तरफ से पहले विशेष समुदाय ने पत्थरबाजी करी, फिर इन्होंने भी प्रदर्शन किया, लेकिन दुर्गा मूर्ति जो है वो खंडित हो गई, जो कि होनी नहीं चाहिए थी अगर थोड़ी बहुत एहतियात बरती जाती। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर कोई बड़ा जुलूस निकल रहा है, उसकी परमिशन होती है, लिखित में थाने को जाती है, थाना प्रभारी जो हैं उनको वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजते हैं या एसएसपी को भेजते हैं। तो एक पूरी जानकारी पुलिस महकमे के डिपार्टमेंट को होती है। साथ में LIU होता है, जिसको कहते हैं लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि चप्पे चप्पे पर नज़र रखती है। यानी जहां हम और आप रहते हैं उस जगह पर भी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग ज़रूर नज़र रखते हैं। ये उनका काम है, इसी की वो तनख्वाह लेते हैं। तो जो ऐसा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अगर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट अलर्ट थी तो दंगा भड़का कैसे? और दंगे से पहले रूट क्यों नहीं तैयार था निकलने का, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि रूट तैयार ही नहीं था। आपने एक जुलूस भेज दिया बड़ी भीड़ वाला, और वहाँ वो अगर कोई भी आपके घर के आगे या मेरे घर के आगे डीजे बजाएगा या बड़ी बड़ी लाउड स्पीकर्स बजाएगा, तो निश्चित तौर पे जो छोटे कस्बे हैं, जहाँ पे जिससे मैं क्या कहूँ, जहाँ पे एक समुदाय जैसे हिंदू समुदाय है या मुस्लिम समुदाय है, वो एक साथ मिलकर रहता है, तो वहाँ पे अगर कोई दूसरे धर्म का डीजे गुजरता है तो वहाँ एहतियात बरतनी पड़ती है। क्योंकि वो दिल्ली NCR नहीं है, वहाँ पे एलीट क्लास नहीं रहते हैं, वहाँ पे इंसान रहते हैं जो छोटी कमाई करते हैं और उससे अपना गुजारा करते हैं। तो वहाँ हुआ क्या? दंगा भड़का, मूर्ति खंडित हुई पहले, उसके बाद दंगा भड़का। दंगा भड़कने के बाद गोपाल मिश्रा जो हैं वो उनको गोली मार दी गई और वो मारे गए। सोचने का विषय है कि वो क्यों मारे गए। एक ब्राह्मण आदमी, एक ब्राह्मण लड़का क्यों मारा गया? क्योंकि जितना मैंने जाना है कि पंडितों में एक प्रचलन है कि वो सबसे पहले कलम और किताब को तवज्जो देते हैं, उसके बाद कोई दूसरा काम करते हैं। चाहे उनका पिता एक टाइम खाना खाए, लेकिन वो बच्चों को अपने ज़रूर पढ़ाते हैं। लेकिन वर्तमान की राजनीति में सबको जो है कुछ, सबके मन में कुछ ना कुछ भर दिया गया है, उठ पटांग के भाषणों से कह लीजिए या कैसे भी आप उसको देखिए। आपको अच्छे लगते होंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस,
तो आप उसको चेक भी नहीं करते होंगे, आप पढ़ लेते होंगे। हालांकि होते वो गोबर हैं, और गोबर से भी कुछ निम्न आप लगाना चाहें तो वो वही होते हैं, लेकिन वो रद्दी होते हैं, उनसे आपका दिमाग ख़राब हो रहा है। उनको मत पढ़िए, झूठ है। फैक्ट चेक में जाइए, फैक्ट चेक में सब सच लिखा रहता है। आपको अब तो टेक्नोलॉजी बदल गई है, एआई आ गया है, इंटरनेट है, गूगल है, आपको सब तरफ से सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं। लेकिन ये दंगा क्यों भड़का? इसको भड़कने के लिए 2 दिन क्यों जो नीचे लेवल के लोग हैं, थाने तक के लोग, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया? क्यों बड़े महकमे के अधिकारी 2 दिन बाद मैदान में कूदे? और जो मैदान में कूदे तो सलमान खान स्टाइल आप उसको कह सकते हैं, जैसे अमिताभ यश साहब। एक हाथ में उनके चश्मा है, एक हाथ में उनकी पिस्टल है, लेकिन जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म पढ़ा होगा, या जो पुलिस के कुछ कायदे कानून जानते होंगे, या जिनके माता पिता का कभी केंद्र सरकार में वास्ता पड़ा हो, नौकरी करी हो उन्होंने, तो उनके बच्चे ज़रूर जानते हैं कि जब दंगा प्रभावित इलाके में कोई भी बड़े लेवल का है, या सिपाही लेवल तक का भी कोई भी जाएगा, उसके पास एक हेलमेट होगा प्रॉपर, उसकी सुरक्षा के लिए। ये प्रोटोकॉल है, ये करना ज़रूरी है। उसके पास हेलमेट होगा खुद के लिए, खुद के बचाव के लिए। अगर सामने से फायरिंग आ रही है तो उसका बुलेट प्रूफ जैकेट होगा, उसके पास बूट होंगे, प्रॉपर ड्रेसअप होके आएगा। अगर वो चश्मा पहनते हैं तो हेलमेट के अंदर उनका चश्मा भी होगा, हाथ में नहीं होगा। और हाथ में पिस्टल नहीं रखते हैं कभी भी आईपीएस लोग। आईपीएस के हाथ में कभी आपने पिस्टल देखी नहीं होगी, तो उनकी जेब में रहती है, लहराते नहीं हैं वो, क्योंकि वहाँ शूटिंग पे नहीं जा रहे हैं, वहाँ दंगे को कंट्रोल करने जा रहे हैं, वो भी 2 दिन बाद। जबकि दंगाइयों ने, जो भी दंगे में शामिल थे, चाहे वो हिंदू शामिल थे, चाहे वो दूसरे पक्ष के लोग थे, जिन्होंने निर्मम हत्या करी जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वो तस्वीरें जो आई हैं जिसमें वो झंडा उतार रहे हैं किसी घर में घुसकर, गोपाल मिश्रा, हरे रंग का, वो तस्वीरें भी आई हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये वर्तमान में हो रही राजनीति का कमाल है, जिससे कि बच्चे, हमारे बच्चे कच्ची उम्र में सोचने और समझने की शक्ति खो चुके हैं। इस समय उनको स्कूल में होना चाहिए, इस समय उनको कॉलेज में होना चाहिए। अगर वो ये सब दोनों चीज़ पार कर चुके हैं तो इस समय उनको नौकरी में होना चाहिए। अगर वहाँ भी नहीं है तो अपने माता पिता के पास होना चाहिए। अगर वहाँ भी नहीं है तो ननिहाल में होना चाहिए। दंगों में हमारा कोई काम नहीं है। किसी को मारना शास्त्र सम्मत भी नहीं है। शास्त्र भी नहीं कहते कि आप किसी को मारो, क्योंकि कोई आपको मार नहीं रहा है। और दूसरी बात, झंडा उखाड़ने पर गोली मारने का ये चलन जो है, ये बड़ा अजीब सा है, जो दूसरी तरफ से भी हुआ। मात्र झंडा ही तो उखाड़ा था उसने, एक भगवा लगा दिया था उस पर, उसको गोली नहीं मारनी चाहिए थी, जिससे कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य पूरे समुदाय को बदनाम करता है। अगर मेरी छत में कोई झंडा लगा है, कोई उसको उखाड़ देगा तो मैं दूसरा लगा दूंगा, मैं उसको गोली नहीं मारूंगा, चाहे मुझ में कितना भी रोष हो, गुस्सा हो, क्योंकि मुझे भविष्य भी देखना है उसके साथ साथ। लेकिन कोई भविष्य नहीं देख रहा है आज के समय में। सिर्फ पहले सीरियल आता था या पहले छोटी फिल्म आती थी, आपने गौर किया होगा 90 के दशक में, 2000 तक भी वो आई हैं। मनमोहन सिंह सरकार में भी वो छोटी छोटी बनती रही हैं कि पढ़ना लिखना सीखो, हैं, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। वो एकता का संदेश था कि शिकारी का जाल लेके उड़ जाती थी। आज कुछ ऐसा आता है? आज आता है वो फलां ग्रुप का है, फलां धर्म का है, कूट जाओ। फिर वहाँ से वो आते हैं, वो यहाँ वालों को कूट जाते हैं। तो इस संदर्भ में आपने दोनों चीज़ों को अगर आप कंपेयर करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो हिंदू मुस्लिम एरिए में रह रहा है, आप उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, जबकि वो सबसे मिल के रहता है।
हम मिल के रहते हैं बेसिकली, जितने भी हिंदू परिवार हैं। आपके बीच में जो हिंदू कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे कि मुस्लिम कम हैं, वो सब मिलजुल के रहते हैं, वो लड़ते नहीं हैं आपस में। अब जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके में एक हिंदू भी रहता है, आप उसके लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। और दूसरा जो मुस्लिम हैं, वो अर्बन सेक्टर में जितने मुस्लिम रह रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। तो एक दूसरे के लिए खतरा मत बनिए, एक दूसरे के पोषक बनिए, एक दूसरे के सहायक बनिए। अपना खून जितना खौल रहा है वो अंदर धमनियों में बहने दीजिए, वो बाहर मत निकालिए। और किसी और को भी निकालने, किसी और के बेटे का आपको खून करने का कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है। उसके लिए सरकार है, प्रशासन है, अन्य तंत्र हैं जो सामने वाले को सबक सिखाएंगे। आपका कोई रोल नहीं है इसमें। माचिस किसी की, भाषण किसी का, माचिस किसी की, भाषण किसी का, लेकिन घर में जलता सामान मेरा ही तो है। मैंने तो कुछ किया नहीं मेरा सामान क्यों जला? ये जो सामने वाला था, सामने वाले समुदाय का घर, वो क्यों जला? उसने भी कुछ नहीं किया था, वो तो घर के अंदर बैठा था। एक भीड़ आई, सबको कूट काट गई, पीट गई, आप कह सकते हैं, और सबके घर जला दिए गए। आप बिलीव कीजिए, हीरो का शोरूम जला दिया गया, गलत फहमी के चलते कि ये किसी मुस्लिम का है। हीरो कंपनी का शोरूम जला दिया गया, पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया गया उसको। तो क्या हम इंसान कहलाने लायक हैं? हमें हक है कि हम इंसान हैं? मैं मुसलमानों से भी पूछ रहा हूँ, मैं हिंदुओं से भी पूछ रहा हूँ, क्या गलती होती है उन बच्चों की? आपने कभी एक प्रश्न और नहीं पूछा? कभी सोच कर देखना। आपने कावड़ यात्रा देखी है? कोई नेता का लौंडा होता है उसमें, बच्चा होता है नेता का, किसी भी नेता का कोई बच्चा कावड़ यात्रा में जाता है? किसी नेता का बच्चा किसी दंगे में, फसाद में होता है? चाहे वो मुस्लिम नेता हो, चाहे वो हिंदू नेता हो। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं विदेश में। कहाँ पढ़ रहे हैं? विदेश में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में। वो बन के आएंगे एक बेहतर वकील, बेहतर शिक्षक, बेहतर मैनेजमेंट संभालने वाले। और आप क्या करेंगे? आप वापस बुढ़ापे में, जब आपकी शिक्षा की उम्र निकल जाएगी, सब कुछ चौपट हो जाएगा, तो आप बुढ़ापे में उन्हीं की नौकरी करेंगे। उन्हीं की मतलब जो नेता हैं, अपने बच्चे भेजे हैं बाहर पढ़ने के लिए, दंगे में नहीं भेजे हैं, बाहर पढ़ने के लिए भेजे हैं। वापस लौटेंगे वो भी नेता बनेंगे। तो आप एक तरह से चरण वंदना के लायक ही रह जाएंगे। तो शिक्षा एक हथियार है, शिक्षा को हथियार के रूप में उठाइए और प्रण कीजिए कि आप शिक्षित बनेंगे। जब आप शिक्षित बनेंगे तो ये आपको फालतू के भाषणों में बरगला नहीं पाएगा। कोई नहीं कह पाएगा कि आप खतरे में हो, या कोई कह पाएगा कि आप खतरे में हैं। 4 किताब पढ़ लेना आज, जो भी पढ़ते नहीं हैं, उसके बाद ये पूछना कि क्या मैं खतरे में हूँ? भारत का संविधान एक बेहतर संविधान है। भारत एक पूज्य भूमि है, देवों की भूमि है। यहाँ कोई खतरे में नहीं है। देवताओं का आशीर्वाद यहाँ सदा से पनपता है। देवता भी तरसते हैं इस भूमि में जन्म लेने के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपका रंग रूप एक जैसा है, लेकिन आप सामने वाले को मारे बिना नहीं छोड़ रहे हैं। उसने ऐसा क्या बिगाड़ा है? वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी किसी बहन का भाई है। उसकी बहनें भी तुम्हारी बहनें जो ऐसी हैं, जैसे आप मुझ पर ले लीजिए तो मेरी बेटी जैसे है, उनकी बेटी भी तो वैसे है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं। नवरात्रों में तो माता रानी को पूजते हो, बाद में उन्हीं के बाप का जाके पीट आते हो। ये कहाँ का इंसाफ है?
मेरा दिमाग 2 दिन से ख़राब है ये देखकर कि किस दिशा की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं। आपको जो मूलभूत आवश्यकता हैं उनका पता है क्या होती हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ें कभी आपने बोला है अपने मुंह से कि ये हमें चाहिए? या उसके लिए हमने ही झंडा उठा रखा है? हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, हम निपट जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी नहीं पढ़ पाएगी और वो पीढ़ी हिंदुओं की होगी। शिक्षा की बढ़ती कीमतें देखी हैं? शिक्षा पे जीएसटी लगी है और यहाँ आपको धर्म बचाने के लिए निकलना है। भैया धर्म बचा हुआ है यार, 4 धाम सुरक्षित हैं, कहीं बम नहीं फट रहा है। इज़राइल ने रॉकेट का मुंह यहाँ नहीं छोड़ा है, वो वहीं लेबनान की तरफ लड़ रहा है। भाई कहाँ खोए हो मूर्खों, जगते क्यों नहीं हैं आप लोग? और जगाना कैसे होता है ज़रा वो एक, जब भी आप मुझे थोड़ी बहुत गालियाँ दें तो नीचे लिख दें कि कैसे जगाएं। कभी अपने मोबाइल को सिवाय वो गंदी गंदी वीडियोस देखने के अलावा कहीं आपने फ़ोटो खींची है? यहाँ गंदगी है, यहाँ सड़क ख़राब है, नलकों में सीवर का पानी आ रहा है, कभी बोला है आपने? कभी चलाया है फेसबुक पे, ट्विटर पे? कभी अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करी है? नहीं करी है, क्योंकि आपके लिए धर्म खतरे में है। जो 2014 के बाद से धर्म खतरे में चलता आ रहा है, आज 2025 हो गई, आने वाली है, धर्म आपका खतरे में ही है। लेकिन हम तो जिंदा हैं, हम तो नीचे एक गॉसिप में नहीं जाते। मैं इंडिविजुअल बताऊं तो मैं घर से निकलता ही नहीं हूँ, बहुत कम निकलता हूँ। क्या ज़रूरत है फालतू में घूमने की, बैठने की? और क्यों निकलो? आपका जब कोई काम ही नहीं है नीचे, क्यों जाओ? काम से उतरो। और माता पिता को ये ध्यान देना है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी काम से ही नीचे जाए, क्योंकि आपका धर्म तो सुरक्षित है, आप आराम से घर में रह रहे हैं। लेकिन आपको उन 10 आदमियों का पता है जिनका सुरक्षित नहीं है, जो 4 फेल हैं, 5 फेल हैं, 8 फेल हैं, उनका धर्म ज़रूर खतरे में हो सकता है, क्योंकि वो सुबह उठते ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जुट जाते हैं। वही उनका सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने आगे दीन दुनिया देखी नहीं है। ना उन्होंने किसी कॉर्पोरेट में काम किया है, ना उन्होंने कोई मेहनत की है, ना उन्होंने कुछ और किया है। उनके लिए धर्म खतरे में ही रहेगा। अपना देखिए, अपना भविष्य सुधारिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, शिक्षित बनिए। शिक्षा इंसान को गरीबी से निकाल कर अमीर बना सकती है। शिक्षा का इतना महत्व है। कभी चाणक्य नीति पढ़ना, चाहे हिंदू पढ़े चाहे मुस्लिम पढ़े, पढ़ लेना एक बार यार, मेरे कहने से पढ़ लेना, आपस में लड़ोगे नहीं। क्या लिखा है उसमें? शिक्षित समाज जो है वो हमेशा आगे जाता है, और शिक्षा इंसान को गरीबी के दलदल से निकालती है। और आज से नहीं निकाल रही है, लाखों साल पहले से निकाल रही है। पहले ये भारत जो है वैदिक युग था, तो वैदिक युग में हमारे पास आयुर्वेद था, हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी, भविष्य पुराण वगैरह, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। तो जो शिक्षित थे वो ऊपर गए मतलब ऊपर उठे। जो अशिक्षित थे वहीं रहे। आज भी वही है, सूरज वही तब भी उगता था, सूरज भगवान आज भी वही उगता है। सुबह का समय वही है, शाम डूबने का समय वही है। लेकिन आप में अक्ल आने का कोई समय है तो उस समय को ले आइए, और अगर अक्ल चली गई है तो फालतू का ज्ञान और फालतू के हाथ पांव ना चलाएं एक दूसरे पर, क्योंकि फिर आप अनपढ़ हैं, आप नेताओं के बहकावे में हैं। उनका लड़का गोली से क्यों नहीं मरा? किसी नेता का, चाहे वो मुस्लिम नेता है, चाहे वो हिंदू नेता है, मैं इसमें कोई डिवीज़न नहीं कर रहा हूँ। किसी भी नेता का बच्चा अमेरिका में क्यों चला गया पढ़ने के लिए, हिंदुस्तान में क्यों नहीं रहा? और किसी का बच्चा जो है, आपको नाम लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो किसी बोर्ड का चेयरमैन कैसे बन गया? आप क्यों नहीं बने चेयरमैन? आप में कमी है कुछ? आप बन जाते चेयरमैन।
आप इसलिए चेयरमैन नहीं बने क्योंकि आप झंडा उठाने में आगे थे, सवाल पूछने में नहीं थे। आप इसलिए कुछ नहीं बन पाए, पर आपकी वजह से हम लोगों ने झेला है जो झेला है। जितने मीडिया में रहे या मीडिया सहयोगी एजेंसियों में रहे या कहीं रहे, आपकी नालायकी ने पूरे देश को सफ़र करवाया है। इसलिए होशियार बनिए थोड़ा सा। और हाँ, ना मुसलमान का धर्म खतरे में है, ना हिंदू का धर्म खतरे में है। ये जिस दिन बात आपने अपने दिमाग में बैठा ली, उस दिन आपको ऊपर बढ़ने से कोई नेता नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता। आप एक दिन ऊपर ज़रूर बढ़ेंगे, आपकी किस्मत चमकेगी। इस बात को लिख के ले लीजिए, किसी कोरे कागज़ पे लिख लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।